अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद न्यास, आपके फ़िज़िक्स टीचर। और आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग सेकंड पार्ट था वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर जो है आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो 8.5। 8.5 क्या है कि एन आर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ। एक आर्गन पाइप जो है, जो साउंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पाइप होते हैं उसको हम आर्गन पाइप कहते हैं। उसकी जो लेंथ आपको गिवन है वो 50 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट, यानी कि उसकी बेसिक हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है दोनों केसेस के अंदर, ओपन एट बोथ एंड और क्लोज एट वन एंड। और स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है, अगर तो ना गिवन हो तो आपको 340 ही यूज़ करेंगे, अगर गिवन होगी तो आप वो यूज़ कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डाटा देखें, सोल्यूशन ऑफ जो है वो अब इसका हम डिस्कस करते हैं। लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप जो है वो एल आपके पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसको 100 पर डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा। और स्पीड ऑफ साउंड ये आपके पास है इस तरीके से, ये वाली, ठीक है। लो भी हम पहला केस करते हैं कि पहला केस के अंदर जो है वो आपके पास आर्गन पाइप जो है वो इस तरह से होता है कि जिसके दोनों एंड जो हैं इस तरह से ओपन है, ठीक है। और जब दोनों एंड ओपन होंगे तो अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L होता है, ठीक है। जब दोनों एंड हो, एन क्या है, बेसिक फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, F1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू वी ओवर 2L। तो अब देखना ज़रा, ये इस तरह से हम करते हैं, ये अब आपके पास F1 और ये बन जाएगा V ओवर 2L। तो अब आपके पास F1 जो होगा वो ज़रा देखिएगा, V आपके पास ये वाली देखो, ये गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे 350 और ओवर 2L। अब आपके पास 2 और L जो है वो आपके पास 0.5। तो इसका मतलब है कि 0.5 हाफ होता है 350 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 350 हर्ट्ज। तो लो भी बेसिक फ्रीक्वेंसी आप यूँ कह सकते हैं कि जब दोनों आपके पास ओपन हैं तो बेसिक फ्रीक्वेंसी आपके पास बन गई 350, ठीक है। और बेसिक फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाएगी 350 हर्ट्ज। ये ज़रा देखिए 350 हर्ट्ज, ये बेसिक फ्रीक्वेंसी बन गई। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने सेकंड, अब आपके पास फार्मूला F2 इज इक्वल टू 2F1 हो जाएगा, यानी कि बेसिक का डबल, और F1 आपके पास कितना है 350। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास कितना आ जाएगा 700 हर्ट्ज। ये इसकी सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ गई। तो लो भी ये तो केस था कि जब आपके पास दोनों एंड जो है वो ओपन थे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि जब एक एंड जो है वो क्लोज है, वो इस तरह से ये वाला बनता है। यहाँ पे देखिएगा कि ये इस तरीके से ये एक लूप, और इस केस के अंदर जो F1 वो आपके पास V ओवर 4L था। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू इसमें अगर हम पुट करेंगे तो F1 अब आपके पास यूं बन जाएगा, V आपके पास 350 पुट करें और 4 और लेंथ आपके पास कितनी है 0.5। तो लो भी ये अब आपके पास आ जाएगा तकरीबन 2 नीचे, यानी कि 350 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये 175 हर्ट्ज, ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दैट्स कॉल्ड दी F1। और F, अब देखो बच्चे, ये है ओपन एट बोथ एंड, और ओपन एट बोथ एंड के अंदर जो है वो नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी F1 के बाद F3 होती है, F2 नहीं आती। तो F3 आपके पास आ जाएगा 3F1। तो मल्टीप्लाई करेंगे F1 175 तो 525 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यूँ समझें कि अब आपके पास जो इसका ये वाला जो है वो इसका आंसर हो जाएगा F3।
सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, यानी ये आपके पास था। अब जब दोनों एंड जो है वो ओपन थे तो ये है, और दोनों एक एंड क्लोज है, तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखिएगा 8 पॉइंट चेक कर लेना, 5 है या 6 है, ये चेक कर लेना। अ चर्च आर्गन पाइप, एक चर्च का आर्गन पाइप है, ज़रा देखिएगा। अ चर्च आर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ पाइप्स, उसके अंदर पाइप्स हैं बहुत सारे, और सारे डिफरेंट लेंथ। ये देखो डिफरेंट लेंथ है, ये उनका एक म्यूज़िक सिस्टम होता है चर्च के अंदर, जैसे कि जो है वो हमारे ऐसे वो मस्जिदों के मीनार से होते हैं, इस तरह से उनके एक म्यूज़िक सिस्टम होता है जो कि उनकी एक इबादतगाह का तरीका है। कहता था मिनिमम लेंथ जो है उसकी आपके पास इसके अंदर जो एक आर्गन पाइप यानी कि जो साउंड इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसकी मिनिमम लेंथ आपके पास 30 है, और जो लॉन्गेस्ट है वो 4 है। ठीक है, यहाँ पे इसका डाटा लिखिएगा। लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एल जो है वो मिनिमम 30, और इसको आपके पास मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 4 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड है कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो याद रखिए, ज़रा डायग्राम पे देखो, ये आपके पास सारे पाइप जो हैं वो एक एंड पे ओपन है और दूसरे पे क्लोज्ड है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ये ऑप्शन होगा क्लोज्ड एट वन एंड, और वन एंड के ऊपर जो है क्लोज्ड है, और वन एंड के क्लोज के ऊपर है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/4L आएगा। तो लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमने यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास स्पीड कितनी है? 340, और उसके बाद अगर मैं गौर करूँ स्पीड 340, तो लेंथ आपके पास 4 इंटू मिनिमम लेंथ आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, लेंथ मिनिमम लेंथ कितनी है? 0.03। तो इसको करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 2833 हर्ट्ज, ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो अब आपके पास क्या आ जाएगी? V/4L, और जो आप लेंथ रखोगे वो मैक्सिमम रखोगे। ठीक है, वैल्यू पुट करें, और वो आपके पास 340 और 4, और ये मैक्सिमम लेंथ भी 4 है, तो कितना आ जाएगा? 340/16। तो आंसर इसको निकालेंगे तो जस्ट 21 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लो बच्चे, ये देखो, ये आपके पास गिवन रेंज है 21 से लेकर 2833 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आर्गन पाइप जो है वो दोनों एंड से ओपन नहीं होते, एक से ओपन और एक से जो है वो क्लोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, यहाँ पे ज़रा देखिएगा। 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैज़ एक्सिबिट एट अ बीट। 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं और उसकी जो है वो नंबर ऑफ बीट्स आपके पास कितनी है? तो यहाँ पे लिखिएगा कि बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ बीट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो एक कितनी है, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी अब आपको पता है कि वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कितना होता है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस F1 माइनस F2। तो अब ज़रा देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी आपका F2 माइनस F1 इज इक्वल टू प्लस माइनस n। n क्या है? नंबर ऑफ बीट्स होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, आपके पास F1 कितना है? 256 माइनस F2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखिएगा कि 256 प्लस माइनस इधर आके ये 3 होगा, और इधर आके F2 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि F2 के 2 आंसर पॉसिबल है। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 259 और 253। अब देखो बच्चों, 2 इसके पॉसिबल जो है वो आंसर है, एक ये वाला आंसर है, एक ये वाला आंसर है। अब आपको पता करना है कि कौन सा आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि बीट्स 3 प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ओबियसली जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे 3 कम या ज़्यादा हो सकती है। कहता है इट मीन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द
सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी के इट में बी 259, इट में बी 253। तो आप ज़रा देखना कौन सी होगी। तो कहते हैं यहाँ पे लिखिएगा इफ़ वी कंसीडर 259 correct, the frequency of first tuning fork is decreased by loading the one reference prong. The beat frequency will increase but actually beat frequency is decreasing। यानी कि वो कहता है कि अब दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 3 है, एक ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क, एक ये। अब इसके ऊपर अगर थोड़ी सी वैक्स लगा दिया तो ऑब्वियसली इस सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्स्ट से जो है वो 3 कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास हो जाएगा 253 हर्ट्ज़। ये ही करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट न्यूमेरिकल क्या है कि 2 कार हैं और जो एक कार P है और दूसरी कार Q है और दोनों जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। इस तरीके से ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे गौर से देखना, 2 कार हैं, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। अब इस कार की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ कार P जो है वो 12 सेंटीमीटर है और स्पीड ऑफ कार Q जो है वो 20, यानी कि ये अब आपके पास जो है वो 12 से जा रही है और ये जो P है वो आपके पास जो है वो 20 से जा रही है, यानी कि ये कार उसको अप्रोच कर रही है। स्पीड ऑफ कार P, ये उल्टा लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ कार P की जो है वो 20 है और Q की जो है वो 8 है, यानी कि इसकी 28 है। और अगर आप इनमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो बताइएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके आएगा। तो 20 माइनस अगर आप 12 करेंगे तो ये यहाँ पे ये 12, तो ये कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये अब आपने क्या निकालना है, वो कहता है कि ये Q वाला ड्राइवर जो है ना वो एक हार्न बजाता है। तो ज़रा देखना बच्चे, Q वाला ड्राइवर एक हार्न बजाता है कि जो कि इस ड्राइवर को आपको सुनाई देता है। तो डेफिनेटली ये वाला जो है ये सोर्स है जो कि हार्न क्रिएट कर रहा है और ये क्या है, ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ऑब्ज़र्वर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सोर्स है वो ऑब्ज़र्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर सोर्स ऑब्ज़र्वर की तरफ मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। तो ये फार्मूला लगेगा V माइनस US इंटू F, ये वाला फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगेगा। इसमें ज़रा देखिएगा स्पीड ऑफ साउंड ये है, अब आपके पास यही फार्मूला लगा F डैश इज़ इक्वल टू V। अब उसकी जो रियल फ्रीक्वेंसी उसने बताई है जो कि ड्राइवर जो है वो P सुनता है अपने एक्चुअल यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो Q सुनता है, Q अपैरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये वाली। तो ये फार्मूला यहाँ से F आपने निकालना है। तो ये देखो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स मूव कर रहा है किस तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। अ ट्रेन साउंड इट्स हॉर्न, एक ट्रेन इस तरीके से, ये मैं आपको ट्रेन क्रिएट कर देता हूँ। ये ज़रा देखिएगा कि एक ट्रेन है और एक आदमी जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ये ट्रेन हॉर्न बजाती है और ये ऑब्ज़र्वर जो है ये सोर्स है और ये आपके पास ऑब्ज़र्वर है जो कि इसको सुनता है। कहता है कि अ ट्रेन साउंड बिफोर इट सेट ऑफ, उसको रवानगी से पहले द स्टेशन एंड ऑब्जर्वर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्वर जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा इंतज़ार कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी सुनता है कितनी है, 1200। तो यहाँ पे गौर करना कि ऑब्ज़र्वर जो है यूँ समझ लें, मैं इधर फिर से बना देता हूँ कि ये ऑब्ज़र्वर है जो कि इस तरह से रेस्ट पे ही खड़ा हुआ है और यहाँ से ट्रेन जो है वो एक चलती हुई इसके पास हार्न बजाती हुई इसकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा
कि सोर्स मूव करता हुआ आ रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिएगा कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो अब आपके पास इतनी है 1200, अभी दोनों रेस्ट पे हैं। अब जब उसके बाद ट्रेन चलना शुरू कर दिया, अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ साउंड हार्न इट्स अ ट्रेन साउंड इट्स हार्न बिफोर इट सेट ऑफ द चल रवानगी से कबल, यानी कि ये उसकी जो रवानगी है उससे कबल जो है वो हार्न बजाती है। और एक ऑब्जर्वर है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे रेस्ट पे है, ट्रेन भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो दोनों को अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद ट्रेन चलना शुरू कर देती है और 50 सेकंड के बाद फिर हार्न बजाती है और उसे फिर हार्न सुनाई देता है, इसे फिर हार्न सुनाई देता है। अब ट्रेन अवे जा रही है, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड जो है वो उससे क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। तो देखिएगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की कितनी है, 1400 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है ये। अब वी नो दैट सोर्स मूविंग जो है आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, तो ये आपके पास फार्मूला है, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास US निकल आएगा और वो US की वैल्यू कितनी है, 17.8 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये इसकी US की वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आप ये बताइएगा कि ट्रेन जो है यहाँ से वो मूव कर गई, ऑब्जर्वर इधर ही खड़ा रहा और ट्रेन अब 15 सेकंड यानी कि कितने सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद ट्रेन आपके पास किधर होगी, तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। 50 सेकंड के बाद तो एवरेज वेलोसिटी S इज इक्वल टू VT, एवरेज वेलोसिटी लगाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई टाइम पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 448 मीटर। इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस। अब देखिएगा नेक्स्ट द फेंट ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद देखिएगा कि एक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि यानी कि इस तरह से एक गैलेक्सी है कि जो कि इस तरीके से अवे मूव कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो कि इसकी गैलेक्सीज की मोशन को नोट कर रहा है। इसके अंदर स्टार जो है इसकी वो वेवलेंथ या इसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो कहता है कि उसने उसकी जो अपेरेंट वेवलेंथ वो मेजर की, वो आपके पास कितनी आई, 479 जो से अपेरेंट उसने मेजर की। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्योंकि वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा भाई, V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा और ये फार्मूला लगाएंगे तो इससे ही आपके पास है उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब एक्चुअल वेवलेंथ जो उसने लेबॉर्ट्री में मेजर की वो इतनी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इतनी आई। अब ज़रा गौर से देखो, ये आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये एक्चुअल अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़रा गौर से देखो, ये 6 है और ये 7 है, कम हो रही है। तो इसका मतलब है अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो ये गैलेक्सी क्या जा रहा है, वो अवे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि आपने बताना है कि गैलेक्सी जो है वो मूविंग टूवर्ड द अर्थ या अवे फ्रॉम दी, तो ये अवे फ्रॉम द अर्थ जो है वो गैलेक्सी मूव कर रहा है। अब आपने उसके बाद स्पीड ऑफ सोर्स निकालनी कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द गैलेक्सीज रिलेटिव टू द वेलोसिटी। अब अच्छा देखो यहाँ पे सोर्स अवे मूव कर रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, V प्लस US इंटू क्या हो जाएगा F। तो यहाँ से अब US की वैल्यू पुट करेंगे तो अब US की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड थे। डॉपलर इफेक्ट के 4 केसेस हैं, मैं उसको फिर से अच्छे से आप तैयार करना कि अगर आपके पास F डैश ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो फिर ये आएगा UO प्लस V ओवर V इंटू F अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टूवर्ड द सोर्स, और ये क्या करेगा, टूवर्ड सोर्स, ठीक है, सोर्स की तरफ जो है वो अवे मूव कर रहा है। और इसमें माइनस आ जाएगा, यानी कि ये देखिएगा अब इसके अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा अगर वो जाएगा कैसे, अवे जाएगा। और जब सोर्स मूव करेगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसके उल्टा हो जाएगी, जब टूवर्ड मूव करेगा तो माइनस US इंटू F, और जब वो अवे मूव करेगा तो इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये आपके पास टूवर्ड
और ये आपके पास क्या है, अवे। तो ये चारों केसेस से डॉपलर इफेक्ट जो है वो हल होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके पास चैप्टर नंबर 8 के जो रिमेनिंग लेक्चर थे वो मैंने इसको डिस्कस किए। तो इसको आप अच्छे से डिस्कस करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और थैंक्स, अगर किसी ने यहाँ तक देखे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ तक पहुँचते हैं बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो पहुँचते हैं, वरना वो पहले ही बंद कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपने यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी पढ़ने में आपको टेंशन रखते हैं और आप फिक्र करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।